हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि मनधन योजना। मेरा जो एक सीरीज चल रहा है ना, पेंशन स्कीम्स वगैरह, गवर्नमेंट का जितना भी पेंशन है, और ये जो जितना भी पेंशन स्कीम है ना, ये मतलब मान लीजिए जो प्रिविलेज सेक्शन नहीं है हमारे सोसाइटी में, तो उनके लिए है। तो वो सीरीज में एक है ये प्रधानमंत्री कृषि मनधन योजना। तो हम लोग डायरेक्ट जो इसका जो फ्रीक्वेंसी आस्क एंड क्वेश्चंस है, यहाँ से हम ये जो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद एनरोल कैसे करना है, आपको यहाँ से पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि मनधन योजना है ये किन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो है 18 to 40 ईयर्स और मैक्स 40 ईयर्स, और आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 60 ईयर्स तक होगा, और 60 ईयर्स के बाद आपको 3000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। ये कम है, हाँ डेफिनेटली कम है, लेकिन इसको और ये कम आपका आउटपुट है तो मतलब इनपुट भी बहुत ही कम है। आप नीचे देख लीजिएगा कि बहुत कम है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए आपके पास फर्स्ट लैंड होना ही चाहिए। मतलब आपके पास लैंड नहीं होगा तो ये आप एलिजिबल नहीं है। सेकंड, आपके पास जो लैंड है ना वो 2 हेक्टेयर से नीचे होना चाहिए। उसके बाद तो आपको पता होगा ये 3000 है। अच्छा, फैमिली पेंशन ये जो पार्ट है ना वो मैं नीचे डिस्कस कर लूँगा। और अच्छा, कौन कौन एलिजिबिलिटी है, देखिए आपको पता होगा, मतलब मान लीजिए कोई इंसान एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में है, या एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिन लोगों के पास फॉर्मल जॉब है, तो ये लोग नहीं आएगा, मतलब ये लोग एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए बहुत लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में भी एनरोल्ड है, तो वो भी नहीं लाभ उठा सकते यहाँ से। उसके बाद प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना, ये भी नहीं उठा सकता। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एकदम नीचे कि और कौन कौन पीपल है जो इनएलिजिबल है। ठीक है, मान ली जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर होता है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स वही होता है जिनके पास वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है, तो वो लोग नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके बैठा है, फॉर एग्जांपल आप जुडिशरी हो सकता है हमारा, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, या लेजिस्लेटिव में कोई हो सकता है। ठीक है, जैसे एमएलए एमपी ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सॉलिसिटर जनरल, ये सब नहीं हो सकता। कोई सेंट्रल एंड स्टेट का जहाँ पे काम करता है वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सक्लूडिंग ये जो ग्रुप डी, मतलब उन लोगों का क्या होता है कि बहुत सैलरी कम होता है, तो वो लोग एलिजिबल है। ठीक है, और मान लो जो एक पर्सन इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो इनएलिजिबल है। ठीक है, आई थिंक उसके बाद होता है कि आप मान लीजिए प्रोफेशनली आप डॉक्टर से या इंजीनियर से, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट से, तो आप ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हैं। ठीक है, कार्ट अपडेट, देखिए कार्ट अपडेट ये सब एक्सटेंडेड है, आपको ऐसा नहीं कि अभी नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर एज आपका ये कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। आपका मान लीजिए आप मैक्सिमम 40 एज में करना चाहेंगे ना, तो आप देख लीजिए आपके पास बस मंथली आपको 200 रुपया पे करना पड़ता है। 200 रुपया मतलब मान लीजिए एक महीने में आता है आपका 2400, और 20 साल में आप देख लीजिए ओनली 48,000 आपको टोटल पे करने से आप ऑलमोस्ट ये जो आपका अमाउंट है ना, आप 1.5 साल में 60 साल के बाद उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब 3000 करके आप एक साल में 36,000, और उसके बाद आपका 12, तो मतलब 4 महीने, मतलब 1 साल 4 महीने के अंदर आप पूरा जो अमाउंट है वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, अदरवाइज मैं एनरोल कर देता। ठीक है, चलिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का जो पीओसी है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वहाँ पे काम करता है, क्या वो लोग एलिजिबल है? नहीं। उसके बाद आ जाता है कि आपको, मतलब मान लीजिए आपके पास जो लैंड होल्डिंग है ना 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एनरोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत लोग क्या करता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है? देखिए उनके लिए प्रोविज़न कुछ नहीं है। उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, मान लीजिए वो पकड़ा गया, तो आपका जो
मतलब कंट्रीब्यूशन है प्लस इंटरेस्ट जितना होता है तो आपको वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए वही मैंने पहले बोला कि आपके पास मान लीजिए लैंड ही नहीं है, तो क्या इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है? नहीं, आपके लिए बहुत स्कीम है। तो आपको मतलब आप मान लीजिए आपके पास लैंड नहीं है तो आपको भी सोचने की उतना ज़रूरत नहीं है। मैं सब्सिक्वेंट वीडियो बनाते जाऊंगा तो वहां से आपको मैं ये बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा, हाउ टू सब्सक्राइब फॉर दिस स्कीम। देखिए इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा ये जो इनका जो एक वेबसाइट है ना, वहाँ पे आप चले जाइए। ये जो प्रधानमंत्री के सम्मान निधि योजना, यहाँ पे आप जाके ना ये एकदम इधर देखिएगा CAC लॉगिन है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब CAC मतलब वो होता है ना एक कंप्यूटराइज सेंटर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का जितना काम होता है, तो आप वहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बेनिफिशियरी आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए कोई फार्मर्स कर रहा है तो उनका नाम, उनका स्पाउस या नॉमिनी, उनका बैंक अकाउंट, मोबाइल, आधार, ये सब जो बेसिक चीज़ आपको चाहिए तो वही है। आपका पेंशन फंड मैनेज कौन करेगा? ये LIC करेगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करता है, PM किसान स्कीम, PM आपको पता होगा, ये जो PM किसान स्कीम है ना, इस स्कीम्स के अंडर आपको शायद 2000 पर मंथ ऐसा कुछ मिलता है, 2000 पर क्वार्टर, तो टोटल ईयर में शायद 6000 रुपीज़ आपको मिल जाता है। तो आप वही बैंक अकाउंट ओपन मतलब यूज करके ये जो स्कीम्स है ना, यहाँ पे आप मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये यहाँ पे यही लिखा है। अच्छा, कंस्टिट्यूशन ऑफ पेंशन फंड, आपको देखिए इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इसको स्किप करता हूँ। अच्छा, इसको मतलब आपके पास जो मतलब लैंड है या नहीं है, उसके लिए वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करने के लिए देखिए जो आप हम लोग का जो अभी लैंड है ना, वो डिजिटली आ चुका है, मतलब डेटाबेस में अपडेट है, तो वहाँ से वो हो जाएगा। और एक चीज़ है, स्टेट एक और यूनियन टेरिटरीज क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास ये ऑप्शंस होगा, आप क्वार्टरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या हाफ ईयरली करना चाहता है, तो ये आपके ऊपर है, या मंथली करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ डेथ से क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपका जो डेथ है ना 60 के बाद हुआ है, मतलब आपका जो आप रिटायरमेंट एज तक आप अटेंड कर चुके हैं, आपका उसके बाद डेथ हो गया बिकॉज ऑफ योर एज, तो क्या होगा, 50% जो अमाउंट है वो आपके वाइफ को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपने जिसको नॉमिनी रखा है उनको मिल जाएगा। और आपका मान लीजिए स्पाउस नहीं है, तो आप किसी को तो नॉमिनी रखेंगे यहाँ पे, तो उसको वो अमाउंट मिल जाएगा। अदरवाइज वो 50% 1500 उस अमाउंट मिल जाएगा। तो ये तो क्लियर प्रोसीजर है। अब देख लेते हैं, मान लीजिए आपका जो मतलब डेथ है ना, वो 60 से पहले हो गया, अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, लेकिन समय हो जाता है, तो क्या करना है। देखिए उस टाइम पे आपके वाइफ के पास ऑप्शंस होगा कि वो जो आप जो स्कीम रन कर रहे हैं ना, वहाँ पे कंटिन्यू करें, मतलब कंट्रीब्यूट करके कंटिन्यू करें, तो आपकी वाइफ को वो 3000 रुपीज़ मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी वाइफ मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहती हैं, तो क्या करेगा कि गवर्नमेंट जितना आपका कंट्रीब्यूशन है प्लस आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना इंटरेस्ट है, वो पैसा आपको स्पाउस को दिया जाएगा। अब मान लीजिए बहुत लोगों का क्या होता है, स्पाउस नहीं होता है, तो उनका कुछ नॉमिनी रहता है, तो वो नॉमिनी को वो अमाउंट पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है, वो चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो देखिए पेंशन कार्ड कब होल्ड करना, ये आई थिंक कॉमन सर्विस सेंटर, वो CSC में आप जाके एक बार इसको देख लीजिए। अच्छा, CSC को अच्छा, बहुत लोगों के पास मैं ये देख रहा था कि कॉमन सेंटर्स सर्विसेज जो सेंटर है ना, वहाँ पे पैसा चार्ज करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम वहाँ से आप कर रहे हैं ना, तो आपको लॉजिकली कोई पैसा चार्ज करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि ये सब होता रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, तो क्या करेंगे। देखिए आपको फिर जो स्टेट में ना आपका स्टेट नोडल ऑफिसर होता है, SNOs, ठीक है, तो आपको वहां पे जाना है।
उसके बाद मान लीजिए आपको ये बैंक डिटेल्स में चेक चेंज करना है, तो फिर आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना, तो आपको वही जस्ट आपको वो जो सेंट्रल सर्विस होता है वो वहाँ पे जाके आपको ये चेंजेस करना पड़ता है। अच्छा, और एक चीज़ है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आप कंटिन्यू करेंगे, कोई डिफॉल्ट वेफॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं ये जो पूरा पार्ट है ना इसको मतलब स्किप करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अदरवाइज मान लीजिए आपका मतलब आप बार बार डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आपको वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको वो पैसा मतलब कुछ फाइन लेट फी ऐसा कुछ भरना पड़ता है। अदरवाइज मान लें आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपका जितना कंट्रीब्यूशन होता है प्लस इंटरेस्ट वो आपको बैक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कम्यूटेशन, ये सब कुछ नहीं है, आपको वो कुछ मतलब नहीं होगा, मतलब आपको 3000 ही मिलेगा, आप उसको मतलब नीचे नहीं कर सकते ऊपर भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस आप ये काम कर सकते हैं, मान लीजिए आपका एज 30 में, आपका 30 में थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, आपका एज मान लीजिए 40 है तो फिर आपको मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको छोड़कर और कुछ नहीं है। और नॉमिनेशन प्रोसेस जैसे नॉर्मली ये सब हम लोग करते हैं ना बैंक में या LIC में या कहीं भी और पे जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं बस वही प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीवियंस में रीएड्रेसल मैकेनिज्म, देखिए ये सब चीज़ों से दूरी रहिए, बट फिर भी आपको मतलब यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे कुछ एक नोडल डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली होगा, और LIC का जितना ऑफिसेस होगा ना वहाँ पे एक मतलब काउंटर रहेगा जहाँ पे आपका जितना भी क्वेरीज है वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग माय वीडियो। स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट दिल से।